क्लास स्टार्ट करें? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ सर। ओके, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने न्यूमेरिकल किया था, ठीक है। टूल लाइफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे हमने, है ना। तो ऐसे ही और भी न्यूमेरिकल होंगे, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा न्यूमेरिकल आगे चल के। अभी आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन टूल ज्योमेट्री। टूल ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। टूल ज्योमेट्री के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, डिफरेंट टाइप के टूल ज्योमेट्री होती हैं अकॉर्डिंग टू द, ये आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। पहले की स्लाइड से आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये दिख रहा होगा सिस्टम ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ टूल ज्योमेट्री, ठीक है। मशीन रेफरेंस सिस्टम, ASA सिस्टम, जिसको अपन अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एंगल्स, अमेरिकन सिस्टम ऑफ एंगल्स बोलते हैं। तो अगर मशीन को रेफरेंस मान रहे हैं तो ASA सिस्टम के थ्रू के अपन टूल ज्योमेट्री होगी। और अगर टूल को रेफरेंस मान के अगर हम ज्योमेट्री बना रहे हैं तो वो दो तरह के होते हैं, ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम, इसको रेक सिस्टम को अपन रेफरेंस सिस्टम भी बोलते हैं, ऑर्थोगोनल रेफरेंस सिस्टम। दूसरा होता है नॉर्मल रेक सिस्टम या फिर नॉर्मल रेफरेंस सिस्टम। ये दोनों सिस्टम जो होते हैं इसमें रेफरेंस कौन सा, तो टूल को रेफरेंस बनाते हैं, टूल की ज्योमेट्री को रेफरेंस बनाते हैं। और तीसरा जो होता है वर्क रेफरेंस सिस्टम होता है। इसमें आप ऑप्शन रहता है, आप मशीन को भी रेफरेंस मान सकते हैं, टूल को भी रेफरेंस मान सकते हैं। ये आपको पहले बता चुका हूँ। तो हमें सिलेबस में दो हैं सिस्टम पढ़ा जाएगा आपको, एक है ऑर्थोगोनल रेफरेंस सिस्टम, दूसरा है अमेरिकन सिस्टम ऑफ एंगल्स, ठीक है। थोड़ा सा गलत हो गया है इस PPT में, ये आपका ASA है, ASA अमेरिकन सिस्टम ऑफ एंगल्स, और ये है आपका ORS, ऑर्थोगोनल रेफरेंस सिस्टम, ठीक है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले तो हम अमेरिकन सिस्टम ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कौन से टर्म्स हैं, कौन से सिग्नेचर हैं। उसके बाद ऑर्थोगोनल रेफरेंस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अमेरिकन सिस्टम ऑफ एंगल्स में कौन से एंगल्स होते हैं, उसमें हम ये भी
उल्टा हो गया है, इसको मैं बना के बाद में आपको बता दूंगा, है ना। यहाँ पे आपका आपका मशीन आएगा और यहाँ पे आपका टूल रेफरेंस सिस्टम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला होता है बैक रैक एंगल, जो आपका अमेरिकन सिस्टम ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं अब। ये होता है बैक रैक एंगल, ये होता है साइड रैक एंगल, ये होता है एंड रिलीफ एंगल, थीटा ई एंड रिलीफ एंगल, और ये साइड रिलीफ एंगल, ये एंड कटिंग एज एंगल, और ये आपका साइड कटिंग एज एंगल, और ये है आपका नोज रेडियस, नोज रेडियस, ठीक है। तो इसके बारे में पहले पढ़ते हैं, ये आगे चल के अपन पढ़ेंगे। तो इसमें आपका ये रेफरेंस डायग्राम है, इसमें अपन ने ये डायग्राम जो बनाए हैं, यहाँ पे जो रेफरेंस बनाया है किसको, मशीन को रेफरेंस बना के, मशीन को, जैसे ये मशीन है आपकी, यहाँ पे मशीन रखी हुई है और यहाँ पे आपका वर्क पीस है, और अगर आप टूल को यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे आपका टूल है। तो हम रेफरेंस किसको, अब जितने भी एंगल निकाल रहे हैं मशीन को, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बना के हम सारे एंगल्स निकाल रहे हैं। तो हमें जो भी एंगल्स मिलेंगे टूल में, वो एंगल कौन से होंगे, अमेरिकन सिस्टम ऑफ एंगल्स होंगे, ठीक है। ये आपके जो डायग्राम बने हुए हैं, तीनों व्यू बने, ये तीन अलग अलग व्यू हैं, ऐसा एक्चुअल डायग्राम ऐसा है, आपको ये दिख रहा होगा। ये टूल, एक्चुअल टूल ऐसा होता है, एक्चुअल टूल ऐसा होता है ना। और इस टूल का अगर मैं ज्योमेट्री बनाऊं, इस टूल की अगर ज्योमेट्री बनाऊं तो कुछ ऐसी दिखती है। अब ये ज्योमेट्री आपकी टूल की ज्योमेट्री दिख रही है, तो इसको अपन ने तीन अलग अलग एक्स वाई एक्सिस, वाई जेड एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीन अपन ने प्लेन बनाए। यहाँ पे जैसे प्लेन दिख रहे हैं आपको, ये तीन प्लेन दिख रहे हैं, एक्स वाई जेड और जेड एक्स, तीन प्लेन का यूज करके तीन व्यू अपन ने दिखाए हैं, और उसमें सारे एंगल्स अपन ने शो किए हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले ये बताना है कि एक्चुअली में आपका बैक रैक एंगल, साइड रैक एंगल, सबका काम क्या है, ठीक है। सबसे पहला काम बताते हैं, ये रैक एंगल, ये बैक रैक एंगल और साइड रैक एंगल का काम क्या है। बैक रैक एंगल और साइड रैक एंगल का काम है डिसाइड द चिप फ्लो, डिसाइड द चिप फ्लो, चिप फ्लो डायरेक्शन, चिप फ्लो डायरेक्शन। तो ये अल्फा बी और अल्फा एस एंगल क्यों दिया जाता है टूल में। अभी तक तो अपन ने सिर्फ रैक एंगल पढ़ा था, उसमें भी अपन ने ये बताया था कि रैक एंगल विल प्रोवाइड द डायरेक्शन टू फ्लो, चिप फ्लो, है ना, ये बताया था। पर अभी हम पूरी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, उसमें कौन से एंगल में कट किया जाता है, फाइनली जो टूल बनता है उसमें पढ़ रहे हैं। तो बैक रैक और साइड रैक का काम क्या है, टू डिसाइड द चिप फ्लो डायरेक्शन, है ना। इसके बाद है एंड रिलीफ एंगल एंड साइड रिलीफ एंगल का काम क्या होता है। जैसे अपन ने पढ़ा था कि क्लियरेंस एंगल पढ़ा था, याद है, क्लियरेंस एंगल पढ़ा था, क्लियरेंस एंगल, यहाँ पे क्लियरेंस एंगल था। अभी तक अपन ने बेसिक डायग्राम पढ़ा था ये वाला, अब अपन एक्चुअल टूल की ओर आ रहे हैं। अब अपन एक्चुअल टूल की ओर, जिसमें सिर्फ एक ही तरह का, दो तरह के सिर्फ एंगल दिख रहे थे। ये आपका
ये आपका रैक एंगल था अल्फा, और ये आपका क्या होगा, क्लियरेंस एंगल था। तो क्लियरेंस एंगल क्यों दिया जाता है, टू स्टॉप रबिंग बिटवीन टूल एंड वर्कपीस, टूल और वर्कपीस के बीच में रबिंग ना हो, उसके लिए अपन क्लियरेंस एंगल देते हैं। तो वो क्लियरेंस एंगल दो तरह के होते हैं, वो एक होता है आपका एंड रिलीफ एंगल, और दूसरा होता है साइड रिलीफ एंगल। तो टू अवॉइड the rubbing between tool एंड वर्कपीस, ठीक है। तो एंड रिलीफ एंगल और साइड रिलीफ एंगल क्यों दिया जाता है, टू अवॉइड द रबिंग बिटवीन टूल एंड वर्कपीस। और फाइनली बचा आपका एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल। कटिंग एज एंगल है, ये देखिए एंड कटिंग एज एंगल, मतलब कटिंग एज पे जो अपन एंगल बना रहे हैं वो आपके कौन से दो तरह के होते हैं, एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल। सीधा सीधा समझ में आ रहा है अपन की, जैसे जब हम नाइफ यूज करते हैं घर पे, तो अगर वो उसके उसमें आपका रफनेस आ जाती है वहां पे, तो वो कोई आता है उसको उसको फिनिश करके जाता है, मतलब घर पे आते हैं कई लोग आते हैं, जैसे मार्केट में भी बनता है, तो उसको क्या है, हम जाते हैं तो उसको जैसे कैंची होती है, कैंची को भी फिनिश किया जाता है। तो वो क्या है कि आपकी शार्प बन जाती है, शार्प बनाने के लिए अलग अलग आपका यूज होता है। तो वैसे ही क्या किया जाता है, उसमें कटिंग एज को शार्प करने के लिए अपन क्या करते हैं, एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल का दे प्रोवाइड द टू क्रिएट द कटिंग एजेस ऑन द टूल। they are provided they are provided to create cutting edges on the tool on the tool। तो टूल पे कटिंग एज बनाने के लिए अपन कौन से एंगल बनाते हैं, एक तो एंड कटिंग एज एंगल, दूसरा साइड कटिंग एज एंगल। ठीक है, अब आते हैं ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री में आप पहले तो आप अच्छे से ये देख लीजिए कि एक्चुअल टूल देख लीजिए कैसा होता है। ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, दोनों देख लीजिए। सिंगल पॉइंट, यहाँ पे ये जो टर्म, ये बिल्कुल अलग कलर दिख रहा है, देखिए देख रहे हैं सबको, अलग कलर है। एक्चुअली क्या है ना, अपन ने देखा है कि अलग अलग टाइप के टूल होते हैं, सिरेमिक टूल होता है, कार्बाइड टूल होता है, हाई स्पीड स्टील टूल होता है। तो वो सब टूल आते हैं। एक्चुअली में क्या है ना कि पूरा जो मटेरियल होता है, ये जो पूरा मटेरियल होता है हाई स्पीड स्टील का ही होता है। ये पूरा हाई स्पीड स्टील का होता है। आखिरी का जो जो टच होता है वर्कपीस से, ये देखिए नोज, ये नोज जो होती है वर्कपीस पे टच होती है, ये जो छोटा सा टुकड़ा होता है उसको चेंज किया जाता है, क्योंकि जैसे सिरेमिक बहुत महंगा होता है, डायमंड महंगा होता है। तो अपन पूरा ऐसा पूरा इसको, मतलब इसका क्या काम है, इसका डायमंड का होने का कोई मतलब नहीं है। ये वाले पोर्शन का, ये वाले पोर्शन का अपन डायमंड का क्यों अपन टूल यूज कर रहे हैं, क्योंकि हार्ड मटेरियल है, वर्कपीस मटेरियल है, तो हमें डायमंड का टूल यूज करने की जरूरत पड़ रही है। पर वर्कपीस मटेरियल में कौन सा यहाँ इसका मतलब कौन सा पोर्शन टच होगा, यही वाला पोर्शन टच होगा ना। तो इसलिए जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कटेड पोर्शन, ये थोड़ा सा पोर्शन ही अलग मटेरियल का होता है। बाकी आपका जो मटेरियल, ये पूरा मटेरियल है वो हाई स्पीड स्टील का ही होता है। जैसे मान लीजिए कि ये सिरेमिक है आपका, ठीक है, और ये आपका है पूरा हाई स्पीड स्टील, ठीक है, हाई स्पीड स्टील। तो सिरेमिक भी आपका महंगा होता है, तो कोई मतलब नहीं है इसको इतना पूरा सिरेमिक का बनाने का। इसलिए अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा पोर्शन ही सिरेमिक का बनाते हैं, उसको अपन बोलते हैं सिरेमिक टूल। ठीक है ना। तो अब आते हैं डायग्राम में। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए अलग अलग प्लेन कट करके अपन ने साइड व्यू, फ्रंट व्यू, और वो साइड व्यू होता है, फ्रंट व्यू होता है, और टॉप व्यू बना है। तो ये देखिए ये प्लेन आपको दिख रहा है, ये वाला टॉप व्यू का प्लेन दिख रहा है। टॉप व्यू का अगर प्लेन बनाएंगे तो ऊपर से अगर देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा। ये टॉप व्यू, ये दिख रहा है ऐसा, देखिए टॉप व्यू, ये वाला प्लेन को कंसीडर किया है टॉप व्यू। तो अगर ऐसा देख रहे हैं तो ये कुछ ऐसे ऊपर से दिखेगा ये,
ये कर्वेचर, ये देखिए दिख रहा है कर्वेचर, ये टॉप व्यू है। ठीक है, तो टॉप व्यू मेन तो यहाँ पे ये वाले ये जो टर्म्स यूज किए गए हैं इनके बारे में बता रहा हूँ। ये जो आखिरी वाला जो होल्डर होता है, इसको बोलते हैं होल्ड करने के लिए होल्डर होता है, इसको होल्डर को अपन शेंक बोलते हैं, इंजीनियरिंग टर्म्स में इसको शेंक कहा जाता है। ठीक है, और जो अपन ने कटिंग एज, ये होती है आपकी, ये कटिंग एज है, और ये आपका क्या है, फ्लैंक। फ्लैंक और कटिंग एज के बारे में तो अपन ने पहले भी बता चुके हैं, है ना। तो ये तीसरी टर्म जो आखिर आज जो ऐड की है वो है शेंक। जो शेंक का काम क्या होता है, टू होल्ड द टूल, है ना, टू होल्ड द टूल। तो अगर अपन टॉप व्यू इस टूल का टॉप व्यू देखेंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये हमने प्लेन बनाया, इस प्लेन के अबाउट अगर टॉप व्यू देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा, ये वाला, ये वाला डायग्राम। ये वाला डायग्राम आपका क्या है, ये है, ये सेक्शन अपन ने कैसे बनाया, सेक्शन परपेंडिकुलर टू द बेस, सॉरी, ये सेक्शन अपन ने कैसे बनाया, सेक्शन पैरेलल टू द बेस, सेक्शन पैरेलल टू द बेस। ठीक है, ये देखिए पैरेलल है, ये बेस है, ये पूरा क्या है आपका बेस है, और ये आपका जो प्लेन दिख रहा है वो क्या है, पैरेलल टू द बेस है। ठीक है, तो टॉप व्यू में अगर देखते हैं तो कौन से एंगल अपन को दिखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप व्यू में अपन को क्या दिखेगा, एक ये वाला जो पोर्शन दिखेगा, और ये पोर्शन क्या है, देखिए एंगल में है तो ये तो दब जाएगा। टॉप व्यू में क्या होता है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन में अपन को क्या दिखेगा, ये देखिए प्रोजेक्शन में ये पूरा दिख रहा है, लाइन दिखेगी पूरी, और ये लाइन दिखेगी, ये लाइन दिखेगी, ये एंगल नहीं दिखेगा, ये एंगल दिख रहा है, ये वाला बैक रैक, ये नहीं दिखेगा। तो अपन को कौन से एंगल दिखेंगे, एक तो ये वाला एंगल दिखेगा, ये वाला पोर्शन दिखेगा। ये कौन सा एंगल बना रहा है इस डायग्राम में, देखिए ये कौन सा एंगल बना रहा है, देखिए यहाँ पे भी देखिए, दोनों साइड देखिए। अगर टॉप व्यू में बनाते हैं तो एंड कटिंग एज एंगल दिखता है और साइड कटिंग एज एंगल दिखता है, ये देखिए, ये आपका एंड कटिंग एज एंगल कहाँ है, कटिंग एज ये है, तो ये देखिए यहाँ पे आपका ये साइड कटिंग एज, ये वाली, और ये आपका एंड कटिंग एज, ये वाले। ठीक है, ये अगर देखिए, ये देखिए, ये अगर मैं इसको ऐसा करके बनाऊं, इस लाइन के पैरेलल बनाऊं, तो ये एंगल आपको दिखेगा, ये देखिए जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये एंड कटिंग एज। और अगर साइड से ये वाला, ये अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को देखा जाए तो ये आपको जो बना रहा है ये साइड कटिंग एज बनाता है। टॉप व्यू देख, आपको इमेजिन करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि इमेजिन, अपन कोशिश करेंगे कि हम आपको दिखा सकें कि कैसे व्यू दिख रहा है आपको। आप इसको अच्छे से डायग्राम को देखिए और इस डायग्राम को देखिए, दोनों में आपको सिमिलरिटी दिखनी चाहिए। आपको कौन से एंगल दिख रहे हैं, देखिए जब भी अपन टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू बनाते हैं तो अपन को प्रोजेक्शन बनाना होता है, तो अपन को देखना पड़ता है। देखिए ये लाइन जो ऊपर, ये वाली लाइन जस्ट नीचे है इस डॉटेड लाइन के, तो जब भी अपन प्रोजेक्शन बनाएंगे तो ये डॉटेड लाइन इस वाली लाइन के ऊपर आ जाएगी, तो ये बैक रैक एंगल तो अपन को दिखेगा नहीं। अब ये देखिए, ये वाली डार्क लाइन और ये डॉटेड लाइन दोनों, अगर टॉप व्यू देखेंगे ये डार्क वाली लाइन इस डॉटेड लाइन के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, तो साइड रैक एंगल भी नहीं दिखेगा, है ना। ठीक है, तो अब दूसरी बात करें, अब कौन सी बात करें, जब अगर हम टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू देखेंगे तो ये लाइन और ये वाली डॉटेड लाइन दोनों क्या हमें एक इनलाइन दिखेंगी, दोनों अपन को ऊपर से देखेंगे तो दोनों एंगल ये नहीं दिखेंगे, ये क्या है आपका, ये भी मर्ज हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास एंगल कौन से बचते हैं, जब टॉप से देखेंगे तो एक ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अलग अलग दिखेगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अलग अलग दिखेंगी। तो टॉप व्यू से हमें दो एंगल दिखेंगे, एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल। साइड कटिंग एज एंगल और एंड कटिंग एज एंगल को अच्छे से देख लीजिए। अभी इसमें देखिए साइड और एंड क्यों बोला गया है वो अभी आप लोगों को डेफिनेशंस भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, एंड डेफिनेशन क्या है सबकी ये भी डिस्कस करेंगे। ये देखिए कट, ये एंड नाम क्यों दिया गया कि ये देखिए आपका कटिंग एज ये है, इसका एंड पोर्शन ये वाला है कटिंग एज का, इसलिए इसका नाम रखा गया एंड कटिंग एज।
और ये वाला जो पोर्शन आपको जो कटिंग एज दिख रही है, उसके जब नीचे की ओर अपन जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे, मतलब अगर अपन यहाँ से देख रहे हैं तो ये पूरा प्लेन आपका क्या है, ऐसा कुछ प्लेन है, ये पूरा आपका कटिंग एज होगा। तो ये वाला जो पोर्शन बनाएगा, ये वाला जो पोर्शन बनाएगा वो आपका साइड साइड पोर्शन है, इसीलिए इसका नाम रखा गया साइड कटिंग एज। ठीक है, ठीक है ना। और दूसरा अब व्यू देखें, सबसे अब पहला व्यू अपन ने देखा, दूसरा अपन व्यू देखेंगे, सेक्शन परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू द विड्थ। ये देखिए, अब देखते हैं ये वाला, ये बेस के, ये बेस है आपका, जैसे यहाँ पे बेस था, और ये प्लेन किसके परपेंडिकुलर टू द बेस है, और ये विड्थ है, ये जो है टूल की विड्थ है। तो ये टूल की विड्थ के पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द बेस। तो अगर ऐसा कुछ बनाएंगे, ये अपना क्या है, आपका साइड व्यू, ये है साइड व्यू, ये टॉप व्यू, ये साइड व्यू। अगर यहाँ पे साइड व्यू में अपन देखेंगे तो कैसा दिखेगा अपन को, कुछ ऐसा दिखेगा। ये है आपका सेक्शन perpendicular to the base and parallel to the width of the tool. बेटा प्रेजेंट जब मैं बोलूं तब लगाया करो, पहले नहीं लगाया करो। आप लोग लेट आते हो, फिर उसके बाद आपको लगता है कि सर ने प्रेजेंट तो नहीं ले लिए, फिर लिखते हो आप लोग। जब मैं बोलूं तभी प्रेजेंट लगाया करें। किसी को डाउट है क्या, राइज हैंड किया है? गलती से भी कर लेते हैं ना। ठीक है, तो अगर साइड व्यू देखेंगे तो अपन को टूल कैसा दिखेगा, साइड व्यू देखें, ये देखिए शार्प नोज, ये नोज दिख रही है। साइड व्यू देखेंगे तो अपन को कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखिए। और ये वाला पॉइंट किससे जुड़ेगा, जाके साइड व्यू प्रोजेक्ट होगा तो ये यहाँ पे आएगा, आएगा, ये देखिए। सर पॉइंटर तो दिखता नहीं है सर। प्रमोद तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा, कट रही है आवाज, क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ सर, पॉइंटर थोड़ा बड़ा कर दो सर, वो एंगल दिखता ही नहीं है सर, वो छोटे से डॉट्स। अभी तो मैंने पॉइंटर आपको, ये पॉइंटर बड़ा करूं इसका? हाँ सर, बहुत बारीक होता है तो वो एकदम लाल लाल में जाके फिर गायब हो जाता है। मोटा करूंगा तो राइटिंग सही नहीं आएगी बेटा। ओके सर। स्क्रीन तो सही दिख रही है ना, पूरी क्लियर? सर स्क्रीन दिख रही है, लेकिन सर जब आप एंगल शो करते हो तो कभी कभी दिखता नहीं है। एक बार कोशिश करते हैं आपको, मैं आप यहीं है अभी रहना, कौन सा एंगल नहीं दिख रहा है? जैसे ये बात कर रहा हूँ इसकी, ये वाले एंगल नहीं दिख रहे हैं, इससे बड़ा सर डायग्राम कभी कैसे? कभी डॉट गायब हो जाता है सर कभी कभी। मतलब आप कहीं पे भी गायब हो जाए ना तो बताना कि मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी मेरे को ऐसा समझ में नहीं आ रहा है आप एक्चुअली में क्या बोलना चाहते हो। ठीक है, देखिए, अब देखिए इसको प्रोजेक्ट करके देखते हैं साइड व्यू को। तो साइड व्यू को जब प्रोजेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट इधर ओवरलैप हो जाएगा, ये पॉइंट इधर ओवरलैप हो जाएगा। तो फाइनली हमें साइड व्यू देखेंगे तो ये वाला पोर्शन दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये देखिए, ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन। अगर अपन साइड्स में देखेंगे तो अपने ये वाला पॉइंट इधर ओवरलैप होगा, पर ये वाला पॉइंट तो अपन को दिखेगा, और ये वाला पॉइंट इधर ओवरलैप होगा, पर ये वाला पॉइंट भी दिखेगा। तो हमें एंगल्स कौन से देखेंगे अभी, अगर साइड व्यू में देखेंगे तो साइड रैक एंगल और साइड रिलीफ एंगल दिखेगा। आप खुद अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये साइड रैक एंगल और साइड रिलीफ एंगल दिख रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट एक्चुअली में क्या था, ओवरलैप हुआ था, ये वाला पॉइंट भी ओवरलैप हो गया था, ये वाला पॉइंट भी ओवरलैप हो गया था, ये वाला पॉइंट भी ओवरलैप हुआ था। ऊपर अपन को ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दिख रहा था, ये देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना।
तो ये दोनों लाइनें दिख रही हैं, ये दोनों लाइनें दिख रही हैं जब साइड व्यू में देख रहे हैं। तो इसलिए साइड व्यू में जब अपन देखते हैं द सेक्शन परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू द विड्थ होता है, तो हमें साइड रैक एंगल दिखता है और साइड रिलीफ एंगल दिखता है। ठीक है, और अच्छे से देख लें, आपको डायग्राम दिखाने के लिए तैयार है, इसको अच्छे से देख लें। साइड व्यू को आप अपने हिसाब से भी करके देखें। अब आप ये बताइए कि ये एंड रिलीफ एंगल क्यों नहीं दिखा? क्योंकि ये एंड रिलीफ एंगल, ये वाली लाइन अगर अपन वो इधर से देखेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ओवरलैप हो जाएंगी। सर बात क्लास ले रहे हैं, उसके बाद भी सामने ले रहा हूँ फिर भी बात कर रहे हैं। ये डॉटेड लाइन और ये डार्क लाइन जो दिख रही है आप लोगों को, तो जब अपन साइड व्यू देखेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ओवरलैप कर जाएगी, तो ये एंगल तो अपन को दिखेगा नहीं, एंड रिलीफ एंगल नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा ना बेटा। ठीक है, आगे बढ़े। अब फाइनली बात करते हैं इस वाले व्यू की। ये वाला व्यू है आपका फ्रंट व्यू, ये वाला है फ्रंट व्यू। जो फ्रंट व्यू अपन को देखना है कहाँ से? अपन यहाँ से देखेंगे, ऐसे ये फ्रंट व्यू देखेगा यहाँ से। ये देखिए आपका कौन सा पोर्शन हो गया, एक ये हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला। अब अपन ने ये वाला प्लेन दिख रहा है, ये वाला प्लेन भी देखिए, ये बेस के परपेंडिकुलर है, ये बेस के परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे लेंथ, अब टूल का लेंथ, ये टूल का लेंथ, ये टूल की विड्थ थी, ये टूल का लेंथ है, ये टूल का लेंथ है। ठीक है, तो आपके टूल के लेंथ के बड़ा पैरेलल और बेस के परपेंडिकुलर ये प्लेन आपको दिख रहा है। तो आपका ये जो व्यू होगा, ये व्यू होगा क्या है, ये सेक्शन व्यू क्या होगा? सेक्शन व्यू, सेक्शन परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द टूल। ये इसलिए लिख रहा हूं आप लोगों को डेफिनेशन, इन एंगल्स की डेफिनेशन लिखने में आपको सबसे ज्यादा इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डेफिनेशन में ये सब चीजें आएंगी। तो जब भी ये डायग्राम आप बनाओ तो साथ में ये चीजें जरूर लिखें। सेक्शन पैरेलल टू द बेस, सेक्शन परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू द विड्थ, सेक्शन परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू द लेंथ। तो आपको ये आपको जो व्यूज दिख रहे हैं, इसमें आपको सेक्शन व्यू कैसे दिख रहा है वो आपको पता होना जरूरी है, तभी आप डेफिनेशन लिख पाएंगे, अदरवाइज डेफिनेशन नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका सेक्शन परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू द लेंथ कैसा दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पे भी देखिए अच्छे से, हम कैसे देख रहे हैं, ऐसा व्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा व्यू देखेंगे तो हमें कुछ शार्प टाइप सा ऐसा कट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे देखिए अच्छे से। अरे वो मैंने भी कराना बेटा, 2 मिनट रुको। कर पाए इमेजिन फ्रंट व्यू? देखिए आपको ये वाली लाइन जो ये वाली लाइन जो दिख रही है वो कौन सी है आपकी? ये वाली लाइन है। ठीक है, और ये जो लाइन दिख रही है, ये डॉटेड लाइन, वो कौन सी लाइन है आपकी? ये वाली लाइन है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में एंगल क्या है? एंड आपका रिलीफ एंगल, एंड रिलीफ एंगल। ये देखिए एंड रिलीफ एंगल दिख रहा है, दिख रहा है। अब अगर फ्रंट व्यू में देखेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अलग दिखेगी, ओवरलैप नहीं करेगी। करेंगी क्या? नहीं करेंगी। ठीक है, और अगर अपन दूसरा बात करें, ये वाली लाइन जो दिख रही है, ये वाली लाइन कौन सी है? ये वाली है। अगर फ्रंट व्यू में देखेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये डॉटेड और ये डार्क, ये दोनों अलग अलग दिखेंगी। ठीक है, टॉप व्यू में देख रहे थे तो ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे थे। साइड व्यू, ये फ्रंट व्यू में देखेंगे तो ये दोनों क्या होंगे? अब साइड व्यू में देख रहे थे तो ये वाला पॉइंट इधर बना रहा था और ये भी क्या है? ओवरलैप हो जाके फाइनली इधर आपका प्लेन बना रहा था। अब अगर अपन फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपको अलग दिखेगी। ये वाली लाइन देखिए, डॉटेड लाइन आपको कौन सी दिख रही है? ये वाली, ये आपकी डॉटेड लाइन है। और ये वाला पोर्शन है आपका, ये वाला डार्क वाला पोर्शन है,
डार्क वाला पोर्शन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये बैक रैक एंगल दिख रहा है, तो बैक रैक एंगल आपका ये बैक रैक एंगल हो गया, ठीक है। तो जब भी डेफिनेशन की बात करेंगे तो बैक रैक एंगल और एंड रिलीफ एंगल में कौन सा टर्म आएगा? सेक्शन परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द टूल, ठीक है। बैक रैक एंगल और एंड रिलीफ एंगल में कौन सा टर्म आएगी आपकी? सेक्शन परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू द लेंथ। जब डेफिनेशन आप लिखेंगे एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल की लिखेंगे, तो उसमें आपको क्या लिखना होगा? सेक्शन पैरेलल टू द बेस। जब आपका साइड रैक एंगल का डेफिनेशन या और साइड रिलीफ एंगल का डेफिनेशन लिखेंगे, तो उसमें आपको आएगा सेक्शन परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू द विड्थ ऑफ द टूल, ठीक है। और फाइनली बात करते हैं जो अपनी आखिरी टर्म बची है, नोज रेडियस। वो नोज रेडियस क्या है? ये है, आपको दिख रहा है, फेस नोज रेडियस। ये जो है ये है टूल की नोज, जिसको टिप भी बोलते हैं, जो आपका वर्कपीस के साथ कांटेक्ट में होता है। इसमें रेडियस इसलिए प्रोवाइड किया, शार्प जितना अपन ने देखा था, शार्प करते हैं तो फिर उसके बाद टूल के टूटने की चांसेस होते हैं, तो ज्यादा भी शार्प नहीं होना चाहिए, थोड़ा शार्प भी होगा तो कटिंग फोर्स कम हो जाएगा। कटिंग फोर्स को बढ़ाना है, जैसे अपन रेक एंगल को बढ़ाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेक एंगल को अगर बढ़ाएंगे, ये देखिए रेक एंगल को अगर बनाए, ये देखिए आप बोल रहे थे कि सर बैक रेक एंगल को बढ़ाएंगे तो फिर अगर कैसे शार्प होगी, ये देखिए अगर ये वाला आपको ये दिख रहा है, ये फेस है, अगर ये वाला फेस कुछ ऐसा होता, ये कुछ ऐसा होता, तो बैक रैक एंगल आपका कितना होता? ये होता, बढ़ गया, बैक रैक एंगल बढ़ गया, पहले इतना था, अब आपकी नोज आपका ये देखिए शार्प हो गया कि नहीं। तो जैसे जैसे अपन रैक एंगल बढ़ाते जाते हैं, आपकी जो नोज रेडियस है वो शार्प होती जाती है और कटिंग फोर्स होता है रिड्यूस होता जाता है। पर एक टाइम आता है कि जो आपका टूल ही वीक हो जाता है, इतना भी ज्यादा रैक एंगल ना बढ़ाएं कि आपका टूल ही वीक हो जाए और ब्रेक हो जाए यहाँ से, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है अपन को। ये 3 डायग्राम आपको बिल्कुल दिमाग में रखने हैं। अमेरिकन सिस्टम ऑफ एंगल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओआरएस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। कोशिश की है समझाने की। आगे अभी 10 मिनट पड़े हैं आप लोगों, अभी पहले अटेंडेंस दे दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा 1-2 एंगल डेफिनेशन भी देख लेते हैं। फटाफट अटेंडेंस दे दीजिए। हो गई सबकी अटेंडेंस? बेटा अटेंडेंस यहाँ पे छूटनी नहीं चाहिए आपकी, नहीं तो फिर अटेंडेंस आपका, फिर मत बोलना कि आप लोग सर मैं तो आया था, आपके पास कोई और प्रूफ नहीं होगा। चैट बॉक्स में जिसकी भी प्रेजेंट दिखती है मैं सबको प्रेजेंट लगाता हूँ, और अटेंडेंस भी शेयर कर लूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। अब एक एक करके डेफिनेशन देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन, सारी डेफिनेशन नहीं समझाऊंगा, कुछ एक आध दिखा रहा हूँ जैसे आपको लिखने में आसानी हो। देखिए जैसे बैक रैक एंगल लिखा हुआ, इट इज अ एंगल बिटवीन फेस ऑफ द टूल। देखिए क्या क्या टर्म को अपन को हाईलाइट करना है, देखिए फेस ऑफ द टूल एंड बेस ऑफ द शेंक, फेस ऑफ द टूल और बेस ऑफ द शेंक। इट इज द एंगल बिटवीन फेस ऑफ द टूल और बेस ऑफ द शेंक। ये देखिए कौन सा? बैक रैक एंगल। ये देखिए ये फेस दिख रहा है, ये फेस दिख रहा है, ये फेस है, ये फ्लैंक है, तो फेस ऑफ द टूल। और अगर टॉप व्यू से अगर इसको इसको अपन ये क्या देखेंगे, टॉप व्यू से अगर शेंक देखेंगे तो ये क्या होगा? बेस होगा। जैसे ये बेस दिख रहा है, ये बेस, ये बेस है, तो ये वाला बेस इस डॉटेड लाइन के पैरेलल है, और ये आपका ये क्या है? फेस है। तो बैक रैक एंगल क्या है? फेस और बेस के शेंक का जो बेस है, दोनों के बीच का एंगल है ना। तो it is the angle between face of the tool or base of the shank and is usually measured in plane perpendicular to the base and parallel to the length of the tool। देखिए लिखा है मैंने यहाँ पे ये वाला,
परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द टूल। तो कितना जरूरी है ये चीज आपको पता होना कि सेक्शन, ये कौन सा सेक्शन व्यू है। डेफिनेशन आती है लिखने के लिए, और डेफिनेशन लिखने के लिए आएंगी तो आपको इन तीनों डायग्राम का पूरा पता होना चाहिए, पूरी टर्म्स पता होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या है, तभी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। नहीं तो याद तो कर ही नहीं पाओगे क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। सभी डेफिनेशन एक जैसी दिखेंगी। जैसे साइड रेक एंगल की भी बात करें, साइड रेक एंगल में पूरी जो फर्स्ट लाइन है, एक लाइन है पूरी एक जैसी है। देखिए, इट इज द एंगल बिटवीन फेस ऑफ द टूल एंड द बेस ऑफ द शेंक। यहाँ तक तो सेम ही है। चेंज कहाँ है? यूजुअली मेजर्ड इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू द विड्थ। अब देखिए साइड रेक एंगल कहाँ दिख रहा है? ये साइड रेक एंगल कहाँ गया? ये साइड रेक एंगल। जब अपन साइड व्यू देखते हैं, तो साइड रेक एंगल दिखता है अपन को। ये देखिए साइड रेक एंगल। तो साइड रेक एंगल क्या है? साइड रेक एंगल कहाँ दिखता है? सेक्शन परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू द विड्थ ऑफ द टूल। ठीक है, ये भी क्या है आपका? ये आपका फेस है, ये फेस है। अगर इसको सामने से देखा जाए तो ये आपका फेस है ना। और ये क्या है? बेस, शेंक का बेस है। दोनों के बीच में एंगल साइड रेक एंगल। तो अगर साइड फेस है तो साइड रेक एंगल है। ठीक है, अगर साइड फेस है तो साइड रेक एंगल होगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में डेफिनेशन बिल्कुल एक जैसी दिख रही है, बस आखिरी की लाइन ही अलग है। वो क्या है? प्लेन परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू द विड्थ ऑफ द टूल। अब दोनों ये चीज तो मैं बता चुका हूँ जो मैंने लिखी है। इट अफेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ द टूल टू शेयर द वर्क मटेरियल एंड फॉर्म द चिप। पता है, ये चिप फॉर्मेशन के लिए बैक रेक एंगल और साइड रेक एंगल का यूज किया जाता है। और ये भी बता चुका हूँ पॉजिटिव रेक और नेगेटिव रेक के बारे में, उसकी पॉजिटिव बातें नेगेटिव बातें भी बता चुका हूँ। इन टर्निंग पॉजिटिव बैक रेक एंगल टेक्स द चिप अवे फ्रॉम द मशीन सरफेस। जब अगर अपन पॉजिटिव रेक प्रोवाइड करेंगे तो चिप का जो फॉर्मेशन होगा मशीन सरफेस से दूर होगा, और अगर नेगेटिव रेक प्रोवाइड करते हैं तो जो चिप का फॉर्मेशन होगा वो मशीन सरफेस के पास होगा, मशीन सरफेस के पास होगा, उसके साथ होगा। ठीक है, तो ये चीज का अपन तभी मैं बात करते हैं कि अगर नेगेटिव बैक रेक एंगल कहाँ प्रोवाइड करते हैं, पॉजिटिव रेक एंगल कहाँ प्रोवाइड करते हैं, जीरो रेक एंगल कहाँ प्रोवाइड करते हैं, सारी बातें आप लोगों के साथ प्रीवियस क्लास में शेयर कर चुका हूँ मैं, है ना। उसमें प्रीवियस क्लासेस जो सेकंड क्लास मैंने ली थी, पीपीटी भी आपको दिखाई थी, तो सेकंड जो क्लास मैंने ली थी उसमें आप देख लेना मैंने क्या बताया था। ठीक है, उसको एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, जैसे बैक रेक एंगल हो गया, साइड रेक एंगल हो गया। साइड रेक एंगल में जैसे लिखा हुआ है, इंक्रीज इन साइड रेक एंगल रिड्यूसेस द चिप थिकनेस इन टर्निंग। चिप थिकनेस का फॉर्मूला पता है सबको? चिप थिकनेस रेशियो नहीं पता है? R इज इक्वल टू क्या होता है? T1 अपॉन T2। और इसका फॉर्मूला क्या है? क्या है फॉर्मूला? साइन पाई अपॉन कॉस पाई माइनस अल्फा। सही लिखा है? सही लिखा है बेटा मैंने? ठीक है, तो इसमें T2 जो है चिप थिकनेस है और T1 जो है अनकट चिप थिकनेस है कि नहीं? देखिए, अगर T2 को ऊपर लेके आए, T2 अपॉन T1 करूं मैं इसको, T2 अपॉन T1 करें तो cos फाइव माइनस, बेटा 1 मिनट का टाइम पड़ा है, एक बार फिर से मेरे को ज्वाइन करना। ठीक है, बस 5 मिनट का और क्लास लूंगा मैं, फिर से ज्वाइन करना मेरे को।